This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्रकृष्ण सप्तमी अष्टमी च दिनांक 23 एप्रिल 2022 रसरत्न समीक्षे शंखं चक्रं जलकान्दसमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निमीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। हाँ हाँ मी आता सांगू का त्याला हॅलो दिलीप जी कैसे है? नाही माझं आता लेक्चर चालू आहे रे ऑनलाईन मी नंतर करतो तुला फोन ओके चालेल ओके ओके अच्छा चालेल हाँ चालेल हाँ चालेल हरकत ओके ओम शांति 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 तिलक्वाथो गुणञ्चाद्यं व्योषभाङ्गी रटोन्दितं पान्मृक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषितम्। तो इस सूत्र को लेकर कल बहस चल रही थी। तो इसमें ऐसा है कि नष्टे पुष्पे च योषितः, ये जो बात बताई गई है यहाँ पे, और जबकि मेनोपॉज का वय नहीं है, उम्र नहीं है मेनोपॉज की, और ये रुक जाती है, मासिक प्रवर्तन जो है, रज प्रवर्तन जो है वो रुक जाता है इस प्रकार। तो इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि पीसीओडी ये निदान होता है और उसके बारे में मैंने कहा था कि ये नेचुरल एडेप्टेशन टुवर्ड्स कॉन्ट्रासेप्शन ये दिख देता है, और मूल रूप से सामाजिक सुधार होना इसके लिए जरूरी इस प्रकार का रहेगा। केवल हार्मोन्स देते रहना ये तो उसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ट्रीटमेंट करनी है तो कैसे करनी है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। निग्धम वांतम विरिक्तं च निरूढ़ मनोवासितम योजय शुक्रदोषार्थम सम्यक उत्तर बस्तिभिः, ये जो बात वाक्पट ने कही है तो एक शुक्र दोष मान के स्नेह स्वीदन पूर्वक वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती ये सब लेना, ये एक बात है, अहम मुद्दा है। और बहुत सारे वैद्य करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ इस प्रकार की शोधन चिकित्सा। और फिर शमन चिकित्सा में नैसर्गिक आहार ये एक अहम मुद्दा रहेगा, केवल ऑर्गेनिक नहीं, नैसर्गिक आहार होना है।
और फिर ये जो इसमें थोड़ी अजीब बात है कि आर्तव या बीज का निर्मिति रजस्राव से पहले दिन से आरंभ होती है और उसकी मैच्योरिटी लेवल या उसका फूट जाना वगैरह वगैरह जो बातें हैं 14-15 दिन तक चलता रहता है और उसी के साथ गर्भशैया का निर्माण होता रहता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ते जाता है, उसका संबंध रस धातु से है। तो वो गर्भशैया तैयार करना ये इसका अहम उद्देश्य इस प्रकार का है। और अगर गर्भधारणा नहीं होती है तो ये निकल जाता है अपने आप 3 दिन के लिए। अभी व्यवहार में स्कैंटी मेंसेस से लेकर बहुत हेवी ब्लीडिंग ऐसे सभी प्रकार दिखते हैं। 3 दिन का काफी कम औरतों में दिखता है, 4-5 दिन, ये 6 दिन इस प्रकार का चलता रहता है, चाहे प्रमाण कम हो इस प्रकार से। दौतन यक्ष विरज्यते ये जो बात बताई गई है वो भी देखी नहीं जाती। अभी ये सैनिटरी नैपकिन्स का एक और ही अलग मुद्दा है। और पर्यावरण की हानि के दृष्टि से उसको देखना बहुत जरूरी है। जो पारंपरिक इस प्रकार का रिवाज था, कपड़ों को वस्त्रों को इस प्रकार से इस्तेमाल करना, उसको धो देना इस प्रकार से, तो धो देने से ये भी बात पता चलती थी कि धौतन अच्छे विरज्यते ये बात हो रही है या नहीं हो रही इस प्रकार से। तो अभी उसके बारे में कुछ बताना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और इसका डिस्पोजल कैसे करें ये एक बड़ी समस्या है। अभी काफी एनजीओ भी इसमें काम कर रही है और ये बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार के है। और देहातों में अब तक भी ये वस्त्रों का ही इस्तेमाल था, अभी देहातों में भी काफी परिवर्तन आ गए हैं और सैनिटरी नैपकिन सभी जगह उपलब्ध होने लगे इस प्रकार से। मैंने एक सुझाव बीच में दिया था कि फ्यूमिगेशन एक प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोज रहेगा बच्चों के कपड़ों के लिए भी और इस प्रकार के कपड़ों के लिए भी। और उसमें धूपन होगा तो ये सूखेंगे जल्दी, घर पे ही कर सकेंगे। और लज्जास्पद या घृणास्पद भी नहीं होगा क्योंकि वो ढका हुआ इस प्रकार का होगा। लेकिन ये एक अलग बात है अभी इसके बारे में करना। लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ बहुत सारे स्त्री वैद्य है उनको ये मुद्दा उठाना है और उसके बारे में जागरण करना हमारे ही छात्रों में, पहले लड़की छात्रों में, और फिर बाकी समाज के बारे में सोचना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और ये मेंसेस रेगुलरली आना ये आवश्यक है। अगर ये नहीं हो रहा, युवावस्था में शादी के पूर्व भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए चिकित्सा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है शादी होने दो फिर बाद में देखेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या हो सकती है शादी के बाद। और जैसे मैंने कहा कि इसमें मानसिक भाव भी काफी ज्यादा इस प्रकार के हैं। और ये पुराने जमाने का तरीका था कि शादियां जल्दी होती थी। अभी कानूनन 16 बरस से पहले शादी नहीं हो सकती ऐसा है, लेकिन 16 बरस के बाद में 16 का 18 है, 18 बरस है, 18 बरस के पहले शादी नहीं हो सकती। लेकिन 18 बरस के बाद जितनी जल्द शादी होगी उतना नैसर्गिक होगा ऐसा है। और इसलिए हमारी शिक्षा जल्दी पूरी होनी चाहिए। 18 बरस तक हमारी शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए और सभी को ये केवल पुस्तकी किताबी विद्या सिखाना ये बराबर नहीं है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे अनपढ़ है या
बिल्कुल कम पढ़े लोग भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, ये भी काफी जगह देखा गया है। तो नैतिक ढंग से आमदनी होनी चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है कि धर्म के अधीन ही अर्थ और काम ये होने चाहिए। और फिर शादी जल्दी हो जाती है तो शायद ये थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा। और ये जो इनफर्टिलिटी, पीसीओडी वगैरह ये प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं, ये इतनी मात्रा में बढ़ेंगे नहीं। और एलोपैथी तो पूरी मैकेनिकल जा रही है। इसमें मूल रूप से कुछ सुधार लाना ये उनके सोच में भी नहीं है। आईयूआई है, आईवीएफ है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से करके सरोगसी है। तो कितने भी तरीके निकाले हैं वो सभी मैकेनिकल तरीके इस प्रकार से है, प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाले तरीके है, मूल रूप से प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले तरीके है ही नहीं इस प्रकार से। और फिर परिवार व्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से नष्ट हो रही है। एकत्र कुटुंब पद्धति ये तो करीबन नष्ट ही हो चुकी है। न्यूक्लियर फैमिलीज है और फिर उनकी समस्याएं बहुत सारी है। दोनों को कमाना पड़ता है तो बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। और वही राष्ट्र को निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं, वही राष्ट्र का आधार है, जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं वो। और इनके लिए समय देना, इनके लिए घर में रहना, ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने जो ये इन्वेस्टिंग इन हेल्थ या गुंतवणूक आरोग्याची किताब लिखी है, अभी उसकी दूसरी किताब आएगी वसा आरोग्याचा करके, तो उसमें दोनों को कमाना है, ये जो बात है उसके बारे में थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए। और कम से कम बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाने लगते या उतने बड़े नहीं हो जाते तब तक माँ को घर में रहना या कम से कम अर्ध समय काम करना, हाफ टाइम, पार्ट टाइम, इस प्रकार से, यही बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। तो फिर वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और पुरुषों का कर्तव्य है कि वो बाहर जाकर पैसा कमाए इस प्रकार से। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन आना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। अभी तो समानता का नारा लग रहा है और वैसे समानता है नहीं, नैसर्गिक समानता है नहीं, तो क्यों इस प्रकार की समानता का नारा लगाया जाता है मालूम नहीं है। एक बात हो सकती है कि जो भी काम पुरुष करते हैं वो सब काम औरतें भी कर सकती है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन औरतें जो काम करते हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, ये भी सही है इस प्रकार। तो औरतों को औरतों का काम करने देना चाहिए, नहीं तो हम परिवार को खो बैठेंगे इस प्रकार। इसमें काफी रिसर्च हुआ है, सिंगल पेरेंटशिप, अगर माँ अकेली रहती है तो माँ और पिता दोनों का रोल निभा सकती है, लेकिन पिता अकेला रहता है तो माँ का रोल नहीं निभा सकता, ये साइकोलॉजी में प्रूवन है। तो ये बच्चों की परवरिश ये एक अहम मुद्दा है इस सभी में। और उसमें आनंद भी है, ऐसी स्थिति नहीं है कि ये केवल जिम्मेदारी है, उसमें आनंद भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्राचीन पद्धति थी उसमें अभी थोड़ा परिवर्तन करके औरतें भी पढ़ेगी सीखेगी, लेकिन उनकी करियर बच्चों के बढ़ने के बाद ही होगी, इस प्रकार का अगर कुछ सुझाव देंगे। और पैसे कमाना और गृहस्थाश्रम चलाना ये पुरुष का काम रहेगा। अभी औरतें इतनी नौकरी करने लगी है तो मर्दों के लिए काम मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। सभी गवर्नमेंट
कचेरियां या फिर बैंक और बस सभी जगह 70, 80, 90% औरतें हैं। बैंक में देखा जाए तो 90% औरतें हैं। तो औरतों की दृष्टि से तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि उन्होंने काफी तरक्की की है इस प्रकार की। लेकिन अगर गृहस्थी भी चलानी है और नौकरी भी करनी है तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का मामला हो जाता है और इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती रहती है। तो केवल दवाइयों से इसका हल नहीं निकलेगा। हमारे हिसाब में हमें दवाइयों के साथ सामाजिक रिफॉर्म्स लाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। और जब तक इसके बारे में जागरण नहीं होगा, अभी इन विचारों को व्यक्त करते हैं तो प्रतिगामी उसको लेबल निकाला लगाया जाता है और हमें पुरोगामी होना चाहिए वगैरह वगैरह बातें होती है। लेकिन उससे फायदा कितना हुआ है और नुकसान कितना हुआ है ये कोई देख नहीं रहा। और अगर हम सुखी गवा बैठे तो उसमें क्या मतलब है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन समस्याओं के बारे में खास करके पीसीओडी या फिर इनफर्टिलिटी हमें मूल रूप से सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना है। और ये तिलक बात गुड़ो वगैरह वगैरह ये जो बात बताई गई है वह गुंडनागर मंडूर तिलांशान मानत समान तिप्परी द्विगुणा युंजात टुटिकाम पांडुरोगिणी इस प्रकार के होगा। मैं ज्यादातर रसपाचक और वंग मिश्रण इनका प्रयोग करता रहता हूँ। वंग मिश्रण ये फणसड़ करके खासियत है, शायद गुणिका से आई हुई। वंग एक भाग, सुवर्णमक्षिक 2 भाग और परवाल 4 भाग, ऐसा कॉम्बिनेशन है। और शुक्र के हिसाब से अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि शुक्र शोधन गण से औषधियां जैसे हम कैंसर में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से कटफल हो, पाषाण भेद हो, इक्षुरक हो, इस प्रकार से उशीर हो और समुद्र फेन हो। बाकी ज्यादा प्रचलन में नहीं है मेरे, लेकिन इन पांचों को तो प्रयोग करता रहता हूँ। और फिर रसायन और वाजीकरण चिकित्सा इसमें आवश्यक रहेगी। ये सुवर्ण क्षीर ये एक अच्छी दवा इसमें रहेगी। और फिर प्रसंगोपात आधुनिक निदान और आयुर्वेदिक चिकित्सा ये भी लोग करने की कोशिश करते हैं। खास करके ओम बढ़ नहीं रहा है तो क्या देना है, बढ़ रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा है तो क्या देना है, इस प्रकार के विचार किए जाते हैं अभी। और वो इंटीग्रेटेड है, फिर भी अगर यशस्विता उसमें होती है तो अच्छी बात इस प्रकार की है। तो नरम विशेषात क्षीराज्यैर मधुरौषध संस्कृतैः नारीन् तैलेन माशैश्च पित्तलैः समुपाचरेत्, ये बात बताई गई है। तो एक उड़द दाल और तेल ये कॉम्बिनेशन है, तो उसकी दाल भी बन सकती है या फिर मेदू वड़ा, ये एक आसानी से उपलब्ध कॉम्बिनेशन है। और दही वड़ा अगर इसमें से चुनेंगे तो इस प्रकार से
स्तर वाढतोय नवीन विषयांचा, तर त्याला लग्नाच्या आम्हाला कुठल्या प्रकारचा औषध होत आहे अध्यायाला? इसमें काफी मुश्किल है बताना। अन्वय के बारे में मैं एक सूत्र बता दूं। योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदूषयेद अश्रु सा रजस का मता। तो इसमें अन्वय कैसे लगाए? ये चरक चिकित्सा 30वें अध्याय में सूत्र आता है योनि व्यापक के बारे में। तो पित्तम योनि गर्भाशयस्थम चेत, पित्त अगर योनि गर्भाशयस्थ हो जाता है और पित्तम असृक संदूषयेत चेत, योनि गर्भाशयस्थम पित्तम असृक संदूषयेत चेत, तो इसमें दो घटनाएं हैं। एक पित्त का योनि गर्भाशयस्थ होना और इस प्रकार के पित्त का रक्त को दूषित करना, पित्त से रक्त दूषित होना। और परिणाम में बताया गया है कि सा अरजस का मता, ये अरजस का योनि व्यापक है। इसमें पित्त है, रक्त दुष्टि है, फिर भी स्राव स्कैंटी हो जाता है या नहीं होता है, स्राव नहीं होता है। तो मैंने ये सवाल पूछा था जब मैं 3rd ईयर में था, तो प्रभु अगर हमारी मैडम थी पढ़ाने वाली, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि पित्त है, रक्त की दृष्टि है, फिर भी अरजस का क्यों होती है? तो उन्होंने मुझे बता दिया, नहीं नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है, तुम मत पूछो यहाँ पे मत पूछो इस प्रकार की। ये बड़ा अजीब उत्तर था। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कटु, अम्ल, लवण, ये 3 रस पित्त को बढ़ावा देने वाले हैं। उसमें से अम्ल और लवण, इनमें जल महाभूत भी साथ में है। और कटुरस में जल महाभूत नहीं है, तो कटुरस का ज्यादा सेवन होगा तो अरजस का की तरफ जाएगा, नहीं तो ये पित्तला योनि व्यापक की तरफ जाएगा अगर अम्ल लवण रसों का ज्यादा सेवन है तो। और फिर उसके स्राव बढ़ेगा इस प्रकार। तो उन्होंने फिर भी कहा, नहीं नहीं, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के विचार है, तुम अभी मत सोचो इसके बारे में। तो मुझे चुप बैठना पड़ा इस प्रकार से। तो इसलिए दही बड़ा ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें अग्नि को भी देखना है, स्रोतस कैसे है ये भी देखना है। क्योंकि ये दही अभिसंधि होने के कारण स्राव निर्माण करने वाला वो भी अम्ल रसात्मक इस प्रकार का है। और तिल और ये तिल तेल में अगर मेदू वड़ा बनाएंगे और फिर पानी में डाल के इसमें दही में डालेंगे और उसके साथ सेवन करेंगे, तो ये ओहम का बढ़ना ये पॉसिबल इस प्रकार का है। अगर बढ़ रहा है और फूट नहीं रहा, रप्चर नहीं हो रहा, तो उसमें भेदन की आवश्यकता है। पाषाण भेद उस दृष्टि से अच्छा है भेदन करने के हिसाब से। या फिर उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन होना है, त्रिकटु वगैरह जैसे द्रव्यों का सेवन होना है, काला बोल जो है उसका सेवन हो सकता है, कृष्ण बोल। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से देखकर हम क्या करेंगे क्या कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा देखना जरूरी रहेगा। और साथ ही में रसायनवाजीकरण इस प्रकार के द्रव्यों का भी सेवन होना जरूरी है और शुक्र शोधन गण की गण भी उसमें साथ होना है। वैसे चंद्रप्रभा एक बहुत अच्छी दवा है और बहुत सारे वैद्य प्रयोग करते रहते हैं। उसको गर्भाशय सखा भी कहते हैं, गर्भाशय सखी इस प्रकार से। और गर्भाशय के किसी भी विकार में चंद्रप्रभा देते हैं, चाहे अरजस का हो, चाहे पित्तजा योनि व्यापक, अश्रुजा योनि व्यापक हो, इस प्रकार से। लेकिन वैसे वो शिलाजीत और गुग्गुल, इन दोनों को साथ में लेकर चलने वाला है। थोड़ा अपतर्पण जाति का है, लेकिन ये कड़ी चक्कर वगैरह भी डाली गई है और बताई गई है रसायन है चंद्रप्रभावटी, और उसकी फलश्रुति काफी व्यापक इस प्रकार की है।
तो इनके दातार गुरु जी के यहाँ भी कांति प्रभा करके प्रचलन में पद्मकाष्ठ और चंद्र प्रभा त्रिवंग इस प्रकार का। तो त्रिवंग भी इसमें एक अहम मुद्दा है प्रयोग में लाने के लिए। तो अभी मैं सोचता हूँ कि ये साइकिल सेट हो जाए, इसके लिए तो अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। जब डिलेड इस प्रकार के होते हैं तो कोलटकर सर का कहना था कि अग्नि अच्छा काम नहीं कर रहा, एवं मासेन रसा शुक्री भवती तीर्णांचार्थ, ये जो बात बताई गई है कि एक मास में रस पुरुषों में शुक्र बन जाता है, स्त्रियों में आर्तव बन जाता है। तो ये अगर नहीं हो रहा इस प्रकार से तो पचन डिलेड है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और खास करके इसका पचन डिलेड इस प्रकार का है। तो पूरी दिनचर्या देखनी है किस प्रकार की है, अग्नि कैसा है ये देखना है, धात्वग्नि कैसे है ये देखने हैं। और उसमें ज्यादातर समस्या होती है कि स्थौल्य होता है। और मेदे एव उपचते न तथा इतरे धातवः, एक विशेष सर्कल बन जाता है। मेधसावृतम आरगत्वात् वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदुक्षयत्यग्निम, कि वायु के ऊपर मेद का आवरण हो जाता है, वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। क्षुत्र तो ततोधिकम, तो क्षुधा और तुषा ये ज्यादा इस प्रकार के होते हैं। और फिर उससे जो आहार रस बनता है वो मेद धात्वग्नि प्रबल होता है, वो सभी मेद धातु में परिवर्तित हो जाता है और धातुओं का असमत्व निर्माण हो जाता है। पहले भी धातु नहीं बनते, आगे वाले की धातु नहीं बनते इस प्रकार से। और धातुओं के असमत्व होने के कारण दौर्बल्य, ये बात बताई गई है। तो काफी गण 15वें अध्याय में है जिसमें मेद धातु का निर्देश है। असनादि गणों, असनादि गणों क्या है मेरा, असनादिर विजयते श्वित्रपुष्ट कपकुनिन मांडरोगम प्रमेय मेदो दोष निबर्हण, इस प्रकार। तो काफी गण ऐसे है कि जिसमें मेद का निर्देश इस प्रकार के है। व्योषादि सक्तु जैसे द्रव्य है कि जो स्थूल्य चिकित्सा में बताए गए हैं। त्रिफला गुगुल पथ्या गुगुलवा त्रिफला नहीं, तो वो अलग है, स्नेहाध्याय में आया है। स्थूल्य चिकित्सा में एक गुणुच्चादि योग है, वो भी अच्छा है इस प्रकार से। तो मेद की चिकित्सा करना जरूरी, अगर उसके साथ में ओबेसिटी है, स्थौल्य है इस प्रकार से। तो व्योषादि सक्तु में काफी मात्रा में प्रयोग करता हूँ। पहले तो तेल, घृत और मध इस प्रकार से बताते हैं। अभी मैं महाकल्याण का घृत, सहचर तेल और मध। अगर तेल, घृत और मधु देना ही है, तेल और घृत देना ही है, तो सिद्ध तेल, सिद्ध घृत भी दे सकते हैं। तो व्यषादि सक्तुक का ये अनुपान रखते हुए सुबह एक बार वो दे देंगे और दोपहर में एक ही बार खाना खाना है, शाम को मुद्गयूष लेना है, बीच में भूख लगी तो दूध पीना है या लाजा लेना है। तो धीरे धीरे ये मेद धातु कम होने लगेगा, तो बाकी धातुओं की पुष्टि होने लगेगी। हमें रस की भी पुष्टि चाहिए और शुक्र की भी पुष्टि चाहिए। रस की पुष्टि होगी तो ये मेंसेस का साइकिल ठीक होगा, और शुक्र की पुष्टि होगी तो आर्तव बनेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा किस प्रकार से करनी है ये सोच लेना है। तो अभी ये केस टू केस डिफरेंट होगा। वैसे इस प्रकार के मरीज तो बहुत रहते हैं। अभी मेरी प्रैक्टिस कैंसर में ही ज्यादा है, इसलिए ये कम हो गया है मेरे क्लिनिक में। इनफर्टिलिटी या पीसीओडी के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आते रहते ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं इस प्रकार से।
और अभी व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वो चलता है, वो केवल ऊपर ऊपर ही इस प्रकार से चलता है, इसके बारे में बहस मूल रूप से नहीं होती है। तो सभी भावों को ध्यान में रखते हुए ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और खास करके आईवीएफ में जो मानसिक तनाव बढ़ता रहता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आईवीएफ फेल हो गया 3-4 बार करने के बाद, और फिर नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। क्योंकि ये जो आईवीएफ में इतना तनाव रहता है कि अब इस साइकिल में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसी के कारण कंसेप्शन नहीं होता। कभी कई बार ऐसा भी देखा है कि एक बार आईवीएफ से हो गया आगे, फिर अपने आप नेचुरल प्रेगनेंसी रह गई इस प्रकार। तो इसका मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा संबंध है, और केवल मैकेनिकली प्रॉब्लम्स को फिक्स करते रहेंगे तो समझ पाते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है, और ये आईवीएफ वगैरह जो टेक्निक है मॉडर्न मेडिसिन के, वो काफी फायदेमंद है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसी तो स्थिति नहीं है। इतना सब करने के बावजूद भी इनफर्टिलिटी रहती ही है। और फिर ये हमारे पास आता है, तब तक उम्र काफी बड़ी हो जाती है, 35, 36, 37 इस प्रकार से उम्र में आयुर्वेद के पास मरीज आने लगते हैं इस प्रकार से। तो शुरू से ही, यानी कि जब पौगंडावस्था शुरू हो जाएगी, मेंसेस स्टार्ट होंगे, तभी से अगर पीसीओडी जैसी समस्याएं हैं तो उसका आयुर्वेद के ढंग से इलाज करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर शादी के बाद अगर लोग आते हैं इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, तो भी पहला प्रेफरेंस आयुर्वेद को होना चाहिए। वहाँ आईवीएफ करने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी उस औरत को भुगतनी पड़ती है। यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म करेंगे तो उसका उल्टा फायदा होगा, अगर कंसेप्शन हुआ या नहीं हुआ तो भी पंचकर्म में तो फायदे तो मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ अच्छा इफेक्ट मिलता है, साइड इफेक्ट अच्छा मिलता है, और वहाँ साइड इफेक्ट्स काफी गंभीर इस प्रकार के हो जाते हैं। अब दूसरी बात ऐसी भी है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अभी काफी नए नए तरीके आ रहे हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसमें हार्मोन रिलीज होता रहता है, कॉपर टी है, तो इन सभी के बारे में पता भी नहीं चलता। अभी जब मरीज आने लगे तो पता चला कि नहीं, आईयूडी रखा है, और फिर कंसेप्शन नहीं हो रहा है इस प्रकार से, कंसेप्शन न होने के हिसाब से, और उससे कुछ तकलीफें हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये एलोपैथी ने उसको पूरा मैकेनिकल कर दिया है, गायनाकोलॉजी ये जो शाखा है उसकी उसकी उसको पूरा मैकेनिकल कर दिया है। जैसे भाई आर्थोपेडिक में पूरा मैकेनिकल हो गया, रिप्लेसमेंट सर्जरीज आ गई सभी इस प्रकार से। किडनी के बारे में भी पूरा मैकेनिकल हो गया, इधर डायलिसिस करते रहो नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, बस बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये सब तरीके ही गलत है वास्तव में, और मूल रूप से उसमें सुधार होना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा। तो मैं मानता हूँ कि इसके बारे में भली भांति सोचना। आगे नष्ट पुष्पांतक रस है, मैंने भी कभी प्रयोग नहीं किया है एक्चुअली, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से थोड़ा सोचेंगे, और रसशास्त्र के औषधियों को प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे। पंचकर्मों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी बात सही है। दो तरीके के वैद्य दिख रहे हैं, एक केवल पंचकर्म करना ऐसा बोलने वाले भी है, और केवल रसशास्त्र करना, पंचकर्म का कोई रूल नहीं है ऐसा भी बोलने वाले हैं। तो ये अजीब है।
और इसके बावजूद शमन चिकित्सा ये एक अलग चीज है। और शमन चिकित्सा में कुशल होना ये बहुत ही मुश्किल काम इस प्रकार का है। मैंने एक केस बताई थी काफी समय पहले, फिर से एक बार दोहराता हूँ कि मेंसेस पहले से ही रेगुलर थे, फिर कामला हुई, उसके बाद रुक ही गए इस प्रकार से। लेकिन सर दर्द हमेशा होता रहता था, और खास करके 4 दिन में सर दर्द बहुत ही ज्यादा होता था हर महीने में। पीरियड्स तो नहीं आते थे, लेकिन बहुत सर दर्द, फिर शुष्क सर्दी इस प्रकार की रहती थी, और घर पे ही रहना पड़ता था इस प्रकार से। तो मेरे यहाँ आने से पूर्व 2 बड़े वैद्यों की 3-3 बरस की ट्रीटमेंट हुई थी। फायदा नहीं हुआ था। और उसको बानो कोयाजी ने फर्टिल टैबलेट दे दी थी। ये कामला जब हुई और मेंसेस नहीं आए तो पता नहीं चला उनको, या शादी नहीं हुई है वगैरह इस प्रकार। उस समय तो उसकी उम्र 21 साल की थी, और वो फर्टिल लेने के बाद तो पूरा ही बिगड़ गया, ऐसा माहौल था। और दूसरी एक चीज थी, प्रोलैक्टिन लेवल 210 थी। थोड़ा सा स्राव होता था ब्रेस्ट से, 1 बूंद जितना ही। तो मैंने देखा कि पहले वाले किसी ने पंचकर्म नहीं किया है, तो मैंने वमन, विरेचन, बस्ती ये सब करवाए। थोड़ा हल्कापन आया, लेकिन पूरी राहत नहीं मिली। सरदर्द और ये 4 दिन में ज्यादा सरदर्द, ये बात वैसे ही चलती रही। तो काफी दवा चेंज करके वगैरह दी, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे यहाँ भी 3 बरस हो गए। तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने काफी कोशिश की है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो तुम किसी दूसरे का दुखाना खाते हो तो जा सकते हो। मैं ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगा ऐसी नहीं। आश्चर्य से उसने बताया कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं पहले ही 2 वैद्यों की ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी भी ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। तो जब तक आप कहेंगे मैं आपके पास आती रहूंगी, नहीं तो ट्रीटमेंट बंद कर दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। या और मुसीबत वाली बात होगी। तो मैं फिर से संतर्पण अपतर्पण के बारे में सोचने लगा, मूल रूप से क्या करना है इस प्रकार से। और मैं इस नतीजे पर आया कि इसको अपतर्पण करने की जरूरत है। प्रोलैक्टिन लेवल इतनी हाई थी तो भी लक्षण वातपित्त प्रधान थे, तो मैंने शतावरी का भी प्रयोग किया था। लेकिन मैं उतर आया कि ठीक है, अपतर्पण करना है तो हरितकी का प्रयोग करना है। और उसको लवण ज्यादा खाने की आदत थी, क्रेविंग था लवण के लिए। तो मैंने नागभस्म और हरितकी ये योग दे दिया अपान काल में। और जैसे ही योग आरंभ हुआ, पहले दिन से ही उसको राहत मिली, मेंसेस आ गए, मेंसेस रेगुलर शुरू हो गए। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शमन चिकित्सा का कितना रोल हो सकता है, और शमन चिकित्सा से भी कितने अच्छे परिणाम पा सकते हैं, इसका एक अच्छा नमूना है। मैंने 3 बरस में ये सब वमन विरेचन वगैरह सब करवाया था, उससे फायदा नहीं हुआ था, जो केवल हरितकी और नाग भस्म के संयोग से हुआ। जब मैंने कोलटकर सर से ये बात कही तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, ये षड्रसात्मक कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि हरितकी पंचरसा अलवणा है और नागभस्म लवण रसात्मक इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से विशेष इस प्रकार के जो रोगी है, उनमें अगर हम ठीक नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो ही शमन चिकित्सा से भी उतनी ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये फणसलकर की खासियत थी, शमन चिकित्सा इस प्रकार से वो तो शोधन नहीं करते थे। लेकिन इस प्रकार से हर मरीज में कर पाना ये काफी मुश्किल
इस प्रकार का काम है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सर्वांगीण दृष्टि से विचार करते रहो और फिर जो जहाँ योग्य है वही चिकित्सा वहां पे करो तो सफलता इस प्रकार की मिल जाती है। देवदारु कणाभांगी शुंठी करंज वल्कलम चूर्णम तिलानां पाथेन रक्तगुल्म हरम भवे। अब ये रक्तगुल्म के तो मरीज दिखते ही नहीं है, बहुत पहले ही एलोपैथी में निदान हो जाता है और फिर डीएनसी कर देते हैं। रुकते ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन पुराने जमाने में मासे व्यतीते नवे में चिकित्सा, दशे में चिकित्सा, 10 महीने होने के बाद ही इस प्रकार के रक्तगुल्म की चिकित्सा करनी है। नागभस्म बहुत कम मात्रा में 10-15 मिलीग्राम इतना ही होता है और वो भी सूक्ष्म है, ज्यादा नहीं देते। हरित की भी ज्यादा नहीं थी, मेरी मात्रा ही वैसे कम है। 150 125 या 250 मिलीग्राम इतनी ही हरित की थी, ज्यादा उससे भी नहीं थी। और जो बाजार में चूर्ण मिलता है वही दिया था, खुद तक किया हुआ इस प्रकार का भी चूर्ण नहीं था। तो रक्तगुल्म की बात जो कही गई है वो अभी मुश्किल है। तो उस जमाने में ये एलोपैथी वाले कहते थे, या हमारे भी बीएमएस लोग जो एलोपैथी माइंडेड है उनको पता नहीं चलता था कि गर्भ है या गुल्म है, इसलिए 10 महीने होने के बाद ही चिकित्सा करते थे वगैरह, इस प्रकार से बताते। तो कोलटकर सर उसका खंडन करते थे कि गुल्म, रक्तगुल्म और गर्भ इसमें व्यवच्छेद स्पष्ट रूप से लिखा है ग्रंथों में। और ज्ञान होते हुए भी कि रक्तगुल्म है, उसको 10 महीने के बाद ही चिकित्सा करनी है, ऐसा आयुर्वेद सूत्रों का निर्देश है। तो उनको समझ में बात आती नहीं थी, ये बात गलत है। वो तो पता था उनको, अभी सोनोग्राफी है तो अभी समझ में आता है वगैरह वगैरह, बात योग्य नहीं है। हर्डीकर जी दादा ने अपने 60 साल की प्रैक्टिस में 60 दर्दियों को भी पंचकर्म नहीं कराया, फिर भी अच्छे चिकित्सक रहे। ये ऐसा है कि जो शमन चिकित्सा करने में माहिर है वो शमन चिकित्सा ही भली भांति करते रहते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात भी होनी है कि जहाँ पे शोधन चिकित्सा का अवसर है वहां शोधन चिकित्सा करने से जल्दी राहत मिल सकती है। रक्तगुल्म के आधुनिक 10 महीने पहले चिकित्सा कर देते, इसलिए साइड इफेक्ट्स होते होंगे क्या? ना, ये बहुत ही वरिष्ठ कम होते हैं। तो बताना मुश्किल है। अभी कैटरैक्ट के बारे में भी वही स्थिति है। कैटरैक्ट मैच्योर जब तक नहीं होता तब तक उसका ऑपरेशन नहीं करना है, प्राचीन रिवाज था एलोपैथी में भी। अभी जब से ये फेको सर्जरी आ गई और लेंस इम्प्लांट आ गया, तो मैच्योर होने का अगर कुछ संबंध नहीं है, कभी भी कैटरैक्ट निकालते हैं और नया लेंस डाल देते हैं। तो ये सही है नहीं है, ये मुश्किल है। नहीं तो जब तक 1-2 फीट तक में ये नहीं रहती, दृष्टि नहीं रहती, तब तक कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं रहा। कोण आलं का दूध आलं सर? हाँ हाँ। तो ये परिवर्तन जो आ रहे हैं अभी इस प्रकार से, उसके पीछे जो लॉजिक है वो एक बार देखना चाहिए, और वो सही है नहीं है इस प्रकार से, इस प्रकार के बारे में सोचना है। तो ये बात भी होती है कि गर्भिणी न होते हुए भी रक्तगुल्म जैसे विकारों में गर्भिणी जैसे लक्षण दिखते हैं, ये भी बात सही है। रुल्लास वगैरह, दौरुद देखना वगैरह, ये सब बातें दिखती है। और फिर रक्तस्राव हो जाता है। और चरकाचार्य ने इसके बारे में अंधश्रद्धा रखने वाले कि ये भूतेन अपहृतम, गर्भ को भूत लेके गया। तो उन्होंने उपहास किया है कि अगर वो गर्भ को लेके जा सकता है तो वो माता को भी क्यों नहीं लेके जा सकता।
घृतैरुपेक्षते न गर्भमाता, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसका ज्ञान उन्हें होता था, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान नहीं होता था, फिर भी मासे व्यति दशमे व्यतीते चिकित्सा, ये बात कहते थे। तो ये भी एक देवदारो कणाभांगी शुंठी करंज वल्कलम चूर्णम तिलाना पाथेन गुलमहरम भवे। तो ये भी एक बात देख सकते हैं, देवदार व्याधि योग इस प्रकार से। और शायद कारीगर होगा, अभी हमें इसके बारे में पीसीओडी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा, और इस प्रकार के कुछ योग वहां पे कारीगर होंगे क्या, ये देखना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा है, सर्वांगीण विचार करो, केवल ये एक योग है चलो करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं करना। हमारा निदान करने की कोशिश करो, सर्वांगीण दृष्टि से विचार करो, और फिर जो योग्य है वही करो, ये बात सही है। रक्तोदर कुठार पारदम शिखितुत्थं च जयपालम पिप्पली समम आरगवद फलान मज्जा वत्री दुग्धेन भावेत सूक्ष्म मात्राम वटिं खादेत स्त्रीणाम हन्यात जलोदरम चिंचाफल रसंचानु पथ्यम दद्योधनम हितम रक्तोदरम भवेत सैव कठिनम रेचेदन। ये रक्तोदर या संज्ञा ही मैंने पहली बार सुनी है। जो एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में। तो पारद शुद्ध नीला तुतिया तुत्थ जयपाल और पिप्पली आरगवद फलान मज्जा, और फिर आरगवद की मज्जा वज्री दुग्धेन भावे, और इसको ये निर्गुंडी नहीं निवडुंग स्नुही सेउन के दूध के साथ भावित करे। सूक्ष्म मात्राम वटिंग खादे त्रिणाम हन्यात जलोदरम, और स्त्रियों के जलोदर में ये काम करता है। चिंचाफल रसन चानु पथ्यम दद्योदनम हितम, और फिर चिंचाफल का रस ये बाद में देना है, और दद्योदनम हितम, और दधी और चावल ऐसा देना है। रक्तोदरम हरे सेव कठिनम रेचने रचेदनु, तो ये रक्तोदर को भी नष्ट करता है। इसकी एक वटी को सेवन करें, मतांतर धात्री फल रस एक खादे तो आंवला फल रस के साथ भक्षण करें। स्त्रियों के जलोदर को नष्ट करता है। इसके सेवन के बाद इमली के फल का रस पान करें, और पथ्य में दही भात खाना हित करें। यह अच्छी तरह से रेचन करता है, और रेचन कराने से वराने के बाद रक्तोदर को दूर करता है। अभी रक्तोदर ये संज्ञा ही मैंने पहली बार सुनी है, आज तक नहीं सुनी थी। इंटरनल हिमरेज, ये बात स्त्रियों में ही सिर्फ होती है ऐसा नहीं है। कैंसर के काफी मरीजों में ये बात हो सकती है। लिवर सिरोसिस में ये कॉमन है, इसोफेजियल वाराइसिस या गैस्ट्रिक वाराइसिस इस प्रकार से। और फिर अंदर रक्तस्राव होना, और काले रंग का मल प्रवर्तन होना, और फिर उसके बाद में मलिना या हीमोग्लोबिन एवरेम ड्रॉप होना, ये काफी मरीजों में दिखता है। तो ऐसे हालात में हम तो रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं। जिसमें फिर से एब्डोमेन ओपन करते सर्जन पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग से होने वाले को रक्तोदर कहा है क्या? लेकिन ऐसा होता है कि ये ब्लीडिंग कहाँ होगा? पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो जनरली अभी कॉटरी की जाती है। जब ऑपरेशंस चलते रहते हैं, ब्लीडर को काटते हैं, तो वहां पे तुरंत अभी कॉटरी कर देते हैं।
ये स्कंदन रक्त स्कंदन का उपाय है सर्जरी में जो देखा जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग अगर इस प्रकार का हो जाता है तो शायद ये रक्तोदर इस प्रकार की स्थिति आ सकती है जिसमें फिर से एब्डोमेन ओपन करते सर्जन। ये तो मैंने इस प्रकार से देखा नहीं है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है और उसके जरिए फिर से एब्डोमेन ओपन किया है। एक मेरे पास बिलियोमा की केस हुई थी, ये काफी रेयर है इस प्रकार से। उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकाला गया और फिर यकृत के नीचे बहुत ही जलन हो रही थी, गर्म था वो पार्ट और वो सहन नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही जलन हो रही थी। तो सरदेशमुख सर उनके फैमिली वैद्य थे, तो उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है। सरदेशमुख सर ने कहा कि मैं अगले हफ्ते में आ जाऊंगा घर पे देखने के लिए। तो बड़े चित्रकार है तो उनकी एक छात्र चित्रकला की, वो मेरी भी आयुर्वेद की छात्र, तो वो मेरे पास आई और मुझे बताया ऐसा ऐसा है, हम कुछ कर सकेंगे क्या? एक हफ्ते तो वो टिक नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो मैंने जाकर देखा, निदान मुझे भी नींद नहीं हुआ, लेकिन गर्म बहुत था और ये दाह बहुत ही तीव्र था। तो मैंने सोनोग्राफी का सुझाव दिया। सोनोग्राफी में ऐसा पता चला कि ये बिलियोमा है। ये मैंने पहली बार बिलियोमा ये टर्म सुनी। तो उसका मतलब ये है कि जब ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो कॉमन बाइल डक्ट रप्चर हो जाता है कभी कभी, एक उसका कॉम्प्लिकेशन है। और वो रप्चर होकर पेरिटोनियम में ये बाइल संचित हो गया था और बाइल ही है तो उसके जरिए ये जलन हो रही। जब ये निदान सामने आया तो मैंने पूछा कि क्या करते हो उसको, तो बोलते कुछ नहीं है, एक सिरिंज डाल के निकाल लेते बाइल। वो जख्म जो है वो तो अपने आप हील हो जाती है, लेकिन बाइल निकल जाएगा तो ये जलन वगैरह जो है वो बंद हो जाएगी। तो वैसा किया और फिर बच गए, नहीं तो पेरिटोनाइटिस डेवलप होके मौत हो सकती थी। अब ये निदान भी मैंने कभी सुना नहीं था बिलियोमा, मेरा सिर्फ इतना ही रहा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोनोग्राफी में ये पता चला और फिर मरीज बच गया, सुधर गया आगे चल के इस प्रकार। तो ये जैसे बिलियोमा है वैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। अभी हिमेटोमा ब्रेन में काफी कॉमन है। एक तो एक्सीडेंटल केसेस में ब्रेन हिमेटोमा दिखाई देता है और पैरालिसिस के कुछ मरीजों में हिमेटोमा दिखता है। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? वहां का लक्षण होता है वो मूर्छा, संन्यास, इस प्रकार के लक्षण होते हैं हेड इंजरी के बारे में या फिर पैरालिसिस के बारे में, लेकिन हिमेटोमा है इस प्रकार का। तो इस सभी के बारे में संदेह है कि उसका निदान रक्तपित्त करे या और कुछ करे। बदमूर्छा, संन्यास, इस निदान को अगर लेकर चलेंगे तो यदा तो रक्तवाहिनी रस संज्ञा वहां नीचे रक्तवह स्रोतस, रसवह स्रोतस और संज्ञा वह स्रोतस, ये इन्वॉल्व है इसमें बदमूर्छा संन्यास में। तो उनके बारे में सोचना है इस प्रकार। और वैसे आपातः लक्षण पैरालिसिस के हो सकते हैं। तो हमारा निदान क्या है, ये एक अहम मुद्दा है। तो अभी ये काफी नौबत वाली बात है। नानल सर के घर की एक घर का एक अनुभव है। बापू नानल सर के, उनकी बहन उनको अचानक दिखना बंद हो गया। तो वैसे उनके घर में अम्ल पित्त और प्रमेह दोनों आनुवंशिक काफी बड़े मात्रा में है। तो उन्होंने सुमा साठे सर के पास उसको भेजा दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हिमरेश है इंटरनल, और इसके लिए ये विजन नष्ट हो गई है। उस समय में लेजर भी नहीं था। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी और ये दवाइयाँ लेके 7 दिन के बाद मेरे पास आना ऐसा बता दिया। वैसे सुमा साठे नानल सर के छात्र रहे हैं।
उन्होंने फोन करके बताया। तो नानल सर ने पूछा तुम्हारा निदान पक्का है ना कि ये इंटरनल हेमरेज ही है? बोले हाँ पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तो उन्होंने दवा जो दी है उसने कुछ विटामिन के वगैरह ऐसे कुछ दिए थे ये नहीं देंगे, और त्रिफला का सिर्फ प्रयोग करेंगे। त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय च। लेकिन यहाँ नानल सर का त्रिफला जो है वो अलग है, 1 भाग हरितकी, 2 भाग विपित का, 4 भाग आमल का, इस प्रकार का त्रिफला का कॉम्बिनेशन है। और घर में कूटकर त्रिफला बनाते थे बाजार से नहीं लाते थे। तो और सिर्फ रात में एक ही बार दिया शहद और घी के साथ। दूसरे दिन कुछ भी असर नहीं था, वैसी स्थिति थी, दिखना बिल्कुल बंद ही था। दूसरे रात जब त्रिफला ले लिया तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। तीसरे रात ले लिया तो पूरी विजन वापस आ गई। 7 दिन के बाद साठे सर को दिखाने के लिए फिर से गए तो उन्होंने देखा, आंख आंख देखी और कहा कि अच्छा है ये हेमरेज वगैरह कुछ नहीं है, तो दवाइयाँ वही कंटिन्यू करो। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने आपकी दवा ली ही नहीं, सिर्फ त्रिफला ले लिया, इस प्रकार। तो वो चौंक गए। फिर उन्होंने नानल सर को फोन करके पूछा, तो नानल सर ने कहा त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय च, इस सूत्र के आधार पर ही मैंने चिकित्सा दे दी, इस प्रकार से। और त्रिफला वैसे कफपित्तग्नि है रसायन है, तो इस प्रकार से हो सकता है। अब हमारा निदान इसमें क्या होगा? हमारा निदान तिमिर हो सकता है, हमारा निदान अम्लादूषित इस प्रकार का हो सकता है। और उस निदान के मुताबिक अगर हम चिकित्सा करेंगे तो शायद बात बनती भी है। तो चिकित्सा क्या देनी है ये एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। हेमरेजिक सिस्ट, हेमरेजिक फॉलिकल के बारे में कैसे विचार करें? ये ओवरी में हेमरेजिक सिस्ट बताते हैं और रक्त प्रसादन चिकित्सा वहां पे प्रयोग में ला सकते हैं। अभी रक्त प्रसादन करने वाले कौन से द्रव्य है ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का। शीतवीर्यात्मक सभी द्रव्य जो है वो रक्त प्रसादन बताए गए हैं। करोति शिशनं पुनः लादनम जीवनम स्तंभम प्रसादन रक्त पित्तयोः, इस प्रकार से। और वैसे नारिकेल या नारियल एक रक्त पित्त प्रसादन प्रकार का बताया गया है तो शायद नारिकेल खंडपाक वगैरह इस प्रकार का कुछ प्रयोग उसमें कर सकते हैं, लेप में कुछ दे सकते हैं। तो अभी ये इस प्रकार का हेमरेजिक सिस्ट है या फिर दूसरे नेबोथियन सिस्ट है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो मॉडर्न मेडिसिन में उसके निदान के अलग अलग पहलू सामने आते हैं। कैंसर में भी रक्त सप्लाई ज्यादा अच्छा है, ज्यादा है, इस प्रकार की भी बात आती है। वो एंजियोजेनेसिस जिसको कहते हैं, ये अपने लिए खुद सिराए निर्माण करके रक्त सप्लाई करवाता है, कैंसर खुद ही करवाता है, कैंसर ट्यूमर। तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो उसके बढ़ने के लिए वगैरह इस प्रकार के ताप्य दिलों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तात्पर्य से ये है कि हम किस दृष्टि से उसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगा, ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन वही व्यक्ति करे जो आयुर्वेद में अच्छा हो, आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करने वाला हो। आयुर्वेद कुछ भी मालूम नहीं है और फिर इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। स्वर्ण सूच्यकर ताप्य दिल हो, ये हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से कर सकता है। रक्तपाचक भी दे सकते हैं, उसमें भी संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी में हमें सजग होना है और फिर मूल रूप से और सर्वांगीण विचार करना जरूरी है। केवल किसी भीम में आकर ये देना है वो देना है वही करते रहना है, इस प्रकार की बातें मत करो, इस प्रकार का व्यवहार मत करो। ये अहम मुद्दा है।
रुकते हैं, सोमवार को मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः परश्वः पुनः